तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफी बेहतरीन मलेशियन हॉरर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है डोंट लुक एट द डीमन। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जो कि काफी भयानक है। एक तरीके से आप इसे मलेशिया की कॉन्जरिंग कह सकते हो। काफी भयानक फिल्म बनाई गई है ये और आपको देखने ही मजा आएगा। इसके अंदर हमें कुमानथोंग के बारे में बताया गया है जो कि दुनिया का बहुत ही भयानक काला जादू होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि डोंट लुक एट द डीमन फिल्म एक सच्ची घटना, सच्चे रिलीजियस रिचुअल और ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। तो अब आप जो कुछ भी देखने वाले हो उसको आप एक सच्ची घटना की तरह देखिएगा। और उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है तो आप उसको जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। साथ ही साथ मैंने हाल ही में ही एक वियतनामीज हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम है क्रिम्सन स्नाउट। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही मजेदार है। उसका भी लिंक आपको नीचे ही मिलेगा, जाकर जरूर देखना, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले मेन लीड रोल में है जूल्स जिसकी बहन का नाम है सैरा जो कि उसकी बड़ी बहन होती है। जिसके बाद में जिस कपल के साथ में घटनाएं घटने वाली हैं उनके नाम होते हैं इयान और मार्था। जूल्स के यहाँ पर कुछ दोस्त और बॉयफ्रेंड भी है। जूल्स के बॉयफ्रेंड का नाम मैटी है और उनके दोस्तों में है वुल्फ और बेन। वुल्फ और बेन आपस में भाई होते हैं जो कि कैमरामैन का काम कर रहे थे इस टीम के अंदर। इनकी एक और टीममेट है जिसका नाम है एनी और इनका साथ देने वाले हैं इस मूवी के अंदर एक मॉन्क। उम्मीद करता हूं कि आपको अब कैरेक्टर के बारे में समझ आ गया होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुमानथोंग रिचुअल के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि असल में पहले के समय में जब औरतों के जो बच्चे वोम के अंदर ही खराब हो जाया करते या फिर खत्म हो जाया करते तो उस समय पर कुछ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले लोग जो होते थे वो उस फीटस को उस औरत के वोम से निकाल लिया करते और बाद में उन फीटस पर काला जादू या फिर कहें तो तंत्र करके उन्हें कुमानथोंग बना दिया करते थे, जो कि असल में एक तरह की एंटिटीज होती हैं जो कि अपने मालिक की उसकी मृत्यु होने के बाद तक रक्षा करती है। अब अगर इनके बारे में बात करी जाए तो बेसिकली जब माँ के पेट में फीटस खत्म हो जाता है तो उसको सर्जरी कर निकालने के बाद उसको बेक करा जाता है और बाद में चैंटिंग्स वगैरह कर उसकी हेल्प से उनको कुमानथोंग बनाया जाता है। अब देखो वियतनाम के अंदर ये चीजें मानी गई हैं कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे और वियतनाम के अंदर और भी बाकी जगहों पर यह माना जाता है कि ऐसी एंटिटीज विशेष भी पूरी करती हैं लेकिन वो इविल भी हो सकती हैं डिपेंडिंग की यूजर कौन है। अब वहां से सीन सीधा 2002 यूएसए में शिफ्ट होता है जहां पर हम एक घर के अंदर सैरा और जूल्स को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही बहनें थी और सैरा जूल्स की बड़ी बहन होती है। ये दोनों ही बहनें अब खेलने के लिए स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश करने लगती हैं। उन्होंने एक पेंटागन स्टार को जमीन पर बनाकर स्पिरिट को बुलाने की कोशिश चालू कर दी थी जिससे अचानक से ही उनके घर में अजीब चीजें होना चालू हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद में जूल्स और सैरा की माँ को अचानक से ही जूल्स के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ का सीन देखकर वो खुद बहुत डर गई थी क्योंकि सैरा और जूल्स के गेट का लॉक अपने आप टूट चुका था, जैसे कि कोई अनजान शक्ति सैरा और जूल्स की माँ को अंदर आने से रोकना चाहती हो। पर अभी हमको ये बताया नहीं जाता कि वहाँ पर हुआ क्या। खैर अब सीन सीधा 2022 में मतलब कि 20 साल आगे शिफ्ट होता है जहां पर अब जूल्स बड़ी हो गई है और अभी अपनी टीम के साथ मलेशिया के नॉर्दर्न रीजन के एक टेंपल में आई हुई थी जहां पर एक मॉन्क एक लड़की के ऊपर टैटू बनाकर उसके ऊपर हुए किसी तरह के काले जादू को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वहां पर हम जूल्स के और भी साथियों को देखते हैं जिनके अंदर उसका बॉयफ्रेंड मैटी होता है। बाकी उसके फ्रेंड्स थे जिनके नाम वुल्फ, बेन और एनी था जो कि खुद को स्केलेटन क्रू बुलाया करते और पोजेशन और बाकी होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिलेटेड केसेस की वीडियो भी बनाया करते थे। अब वहां पर हम बाकी सब की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में जूल्स के पास कुछ खास शक्तियां हैं जिनकी वजह से वो स्पिरिट्स के साथ अपना एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उनसे बात कर सकती है और हो सकता है कि इसके बारे में बचपन से ही जूल्स को शायद पता होगा और वो बचपन में सैरा के साथ वही सब करने की कोशिश कर रही हो। प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि जूल्स मॉन्क को रोकने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उसके ट्रेडिशनल मेथड से टैटू बनाने की वजह से उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, मगर मॉन्क उल्टा सबको शांत रहने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब टैटू कंप्लीट होता है तभी अचानक से उस लड़की के मुंह से 4 कीलें बाहर आती हैं, यानी कि नेल्स बाहर आती हैं, जिसको देखकर तो जूल्स खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। अब मॉन्क उन कीलों पर रिचुअल करके उनको दफना देता है और अब आगे जब वो जूल्स से बातें करते हैं तो उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर काला जादू करा हुआ था
और उस अच्छे टैटू को बनाने की मदद से मॉन्क ने उसी ब्लैक मैजिक को हटाया है। वेल मॉन्क जूल्स को उसकी पावर्स का सही से इस्तेमाल करने के लिए भी कहता है, क्योंकि अभी जूल्स बस अपनी पावर का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रही थी, मगर जूल्स के लिए अभी के समय पर पैसे बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। खैर तभी मॉन्क उसको अपनी तरफ से उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लॉकेट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जूल्स भी अब वहां पर अपने साथियों के साथ शहर की तरफ लौट रही थी जब वो अपने ऑनलाइन अकाउंट्स पर विक्टिम्स की रिक्वेस्ट को चेक करने लगती है, क्योंकि वो ऑनलाइन हैंडल के जरिए ही उन लोगों के पास पहुंचा करती जिनको अपने आसपास पैरानॉर्मल चीजें होने का आभास हुआ करता। पर क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादातर लोग फेक कवरेज के लिए झूठ भी बोलते हैं, इसलिए जूल्स वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और ध्यान लगाकर एक कपल के पास जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वहां पर उसे सच में कुछ गड़बड़ लग रही थी। और अब उस एड्रेस पर पहुंच जाने के बाद उनकी मुलाकात इयान से होती है, जो कि एक घर में अपनी बीवी मार्था के साथ रहा करता था। इयान सबका वेलकम करता है और तभी जूल्स की नजर खिड़की पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जिस पर अभी जूल्स ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर अब इयान की बातों से हम ये जान पाते हैं कि उसने कुछ ही समय पहले वो घर लिया था, जिसको 1970s के दौरान बनाया गया था, लेकिन जब से वो वहां पर आए हैं तब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। मैटी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और बाकी सब भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब जूल्स सबसे पहले तो घर को ध्यान से देखती है और जब वो अंदर जाते हैं तब उनकी मुलाकात मार्था से होती है, जो कि गॉड से प्रेयर्स कर रही थी और उसने अपने पूरे रूम के अंदर जीसस क्राइस्ट की फोटोज को लगा रखा था। जूल्स को अब तक वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हुई थी। खैर अब आगे इयान सबको एक आदमी की पेंटिंग दिखाता है जिसे मार्था ने ही बनाया था, और कमाल की बात तो ये थी कि ना तो मार्था ने और ना ही इयान ने कभी उस इंसान को देखा। ये बात थोड़ी सी शॉकिंग होती है, पर अभी भी सबको यही लग रहा था कि अगर इयान और मार्था को वहां पर कुछ अजीब लग भी रहा है तो शायद वो बस उनका वहम होगा। पर तब इयान और मार्था सबको अपनी बात पर यकीन दिलवाने के लिए उनको बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहां पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और बहुत बार साफ करने के बावजूद भी वो बदबू वहां से नहीं निकल रही। लेकिन जूल्स जब वहां पर सही से चेक करती है तो वहां पर उसको एक मरा हुआ चूहा मिलता है, जिसको देखकर अब सबको ये लगने लग गया था कि इयान और मार्था ने भी झूठ बोलकर उनको बुलाया है और वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी जूल्स को कुछ आवाजें आती हैं और वो खुद को एक खाली जगह पर पाती है जहां पर एक स्पिरिट उसको टच करती है। इसका मतलब यही था कि वहां पर सच में एक स्पिरिट मौजूद थी और जूल्स की पावर्स की वजह से जूल्स अब उसको महसूस कर पाई। पर इस बार जूल्स बहुत ही ज्यादा डरती हुई बाहर भाग जाती है। तब मैटी उसके पास आकर उसे रोकता है और उसके डरने का कारण पूछता है। तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में आज तक जूल्स बस स्पिरिट से कांटेक्ट और बस उनको सेंस कर पाती थी, लेकिन वो स्पिरिट जो बेसमेंट के अंदर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने जूल्स को टच भी करा था। यानी कि यहाँ पर ये स्पिरिट समझ गई थी कि जूल्स एक स्पेशल चाइल्ड है। खैर जूल्स वहां पर बिल्कुल रुकना नहीं चाहती थी, मगर मैटी जिसको पता था कि ये केस बाकी केसेस से अलग और इंटरेस्टिंग है, तो वो जैसे तैसे जूल्स को वहां पर रुकने के लिए मना लेता है, क्योंकि इनसे उनको फेम और पैसा दोनों मिल सकता था। वेल अब रात में सब सोने के लिए चले गए थे और वहीं पर एनी जब नहा रही होती है तब हम उसकी बॉडी पर भी एक वैसे ही टैटू को नोटिस करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन टैटू था। अब आधी रात में इयान अचानक से स्लीप वॉकिंग करते हुए बाहर चला जाता है और उसी वक्त मार्था भी पजेस होकर दीवार से अपना सर पटकने लगती है, जिसके शोर से सबकी नींद खुल गई थी। अब वो लोग बाहर आकर तुरंत ही मार्था को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बस यही बोले जा रही थी कि उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से कोई अनजान शक्ति मार्था को खींचते हुए बेसमेंट में लेकर चली जाती है। जूल्स उसे बचाने के लिए गई थी और बाकी सब जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से ही दरवाजा बंद हो जाता है और कोई भी अंदर नहीं जा पाता। वहीं अंदर अब वो स्पिरिट वापस से जूल्स और मार्था को हॉन्ट कर रही थी। पर थोड़ी ही देर के बाद में जूल्स की टीम वाले किसी तरह से दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं और किसी तरह से जूल्स और मार्था को बाहर लेकर आते हैं। जूल्स अब रात के हादसे की वजह से बहुत ही ज्यादा डर गई थी, साथ ही साथ अब उसे बार बार वही स्पिरिट दिखाई दे रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वहां से चली जाएगी। और इस बार भी मैटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स उसकी बात को नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वहीं अंदर हम वुल्फ और बेन को भी देखते हैं, जो कि जब बैठे हुए थे तभी वहां पर एनी आती है, जिसे पिछली रात के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इवन रात में बाकी सब तो बाहर आ गए थे, लेकिन एनी को रात में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई आवाज नहीं आई, उसे कुछ भी पता नहीं चला। खैर अब जब वुल्फ और बेन उसे सब कुछ बताते हैं तो वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं हम मार्था को देखते हैं, जो कि एक बार वापस से बेसमेंट में आ गई थी, जहां पर फिर से उसका एनकाउंटर उसी स्पिरिट से होता है, जिसको देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अब अचानक से उसकी आंख बिस्तर पर खुलती है। इसका मतलब ये उसका नाइटमेयर था, पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और तब इयान और बाकी सब आकर उसे संभालते हैं। अब इयान वापस से मैटी को उसी आदमी का स्केच दिखाता है जिसे मार्था ने ड्रॉ किया था, और इस बार उस आदमी की बॉडी पर कुछ टैटूज को भी देखा जा सकता था। हो सकता है कि इस आदमी का जरूर इस घर में हो रही चीजों से लेना देना है। खैर दूसरी तरफ हम जूल्स को देखते हैं, जो कि अब अपना मूड सही करने के लिए एक बार के अंदर आ गई थी।
खैर अब यहाँ पर आकर जब वो बारटेंडर से बातें करती है तो बारटेंडर उसके अमेरिकन एक्सेंट की वजह से उससे मलेशिया में आने का कारण पूछता है, जिस पर जूल्स भी बहाव में आकर मार्था और इयान के घर के बारे में सब बता देती है, जिसके बारे में जानने के बाद बारटेंडर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और जूल्स को उस घर के बारे में बताता है जिसको 1970s में एक बिजनेसमैन ने बनाया था, जो कि अचानक से एक दिन गायब हो गया। जिसके बाद से वहां पर जो कोई भी इंसान रहने के लिए आया था उनकी बीवियों के साथ हमेशा कुछ न कुछ अजीब हुआ करता और कोई भी वहां पर ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाया। और अगर अब जूल्स और उसके साथियों को अपनी जान बचानी है तो उन्हें कुछ न कुछ करना होगा या फिर वहां से जाना होगा। इतना बोलकर अचानक से ही वो बारटेंडर गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि जूल्स असल में एक टूटे फूटे बार के अंदर आ चुकी थी। और ये सब देखने के बाद जूल्स खुद भी काफी शॉक्ड हो जाती है और उसी बार में लगे बारटेंडर की फोटो को देखने लगती है कि तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि जूल्स को वहां से निकालने आया था। और जब जूल्स उससे बारटेंडर के बारे में पूछती है तो उसको पता चलता है कि बारटेंडर तो आज से बहुत पहले ही अपनी बीवी के गम में खत्म हो चुका था, क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट बीवी अचानक से गायब हो गई और उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला था। यानी कि यहाँ पर वो बारटेंडर की स्पिरिट थी जो कि उसको वार्न कर रही थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद जूल्स काफी घबरा जाती है, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अपने दोस्तों की जान बचाकर रहेगी। वहीं अब हम मैटी और एनी को देख पाते हैं जो कि जूल्स को बाहर ढूंढने के लिए निकले थे और वहां पर हम मैटी की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में मैटी जूल्स से रिहैब सेंटर में मिला था, जहां पर जूल्स को बहुत ही ज्यादा नशे करने की वजह से रखा गया था। और मे बी जूल्स ज्यादा नशे इसी वजह से करने लग गई होगी क्योंकि जरूर उसके साथ 2002 में कुछ भयानक हुआ था। खैर अभी मैटी की बातों से हमको समझ में आता है कि मैटी जूल्स के साथ सही से रहने की बहुत कोशिश करता है, पर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तब एनी भी वहां पर जूल्स की थोड़ी बुराई करने लगती है ताकि वो मैटी का मूड सही कर सके। तभी हम बेन और वुल्फ को देखते हैं जो कि इयान और मार्था के घर में बैठकर अपने लगाए गए सभी कैमरास पर नजर रख रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक रूम के अंदर बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं और जब बेन वहां पर जाकर चेक करता है तो उसको वहां पर एक कैमरा टूटा हुआ मिलता है, पर अभी भी उसी रूम की दीवार के पीछे से लगातार बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जिसको सुनकर जब बेन दीवार को तोड़ता है तो वहां पर एक सीक्रेट स्पेस था और वहां पर जाते ही अचानक से बेन के ऊपर 2 डिमोनिक हैंड्स हमला करते हैं। तब बेन बहुत जोरों से चिल्लाता है और तब वुल्फ, मार्था और इयान तुरंत ही भागकर उस रूम में आते हैं। बेन की टी शर्ट फट गई थी और उसकी बॉडी पर वैसा ही सेम टैटू बन गया था जैसे कि मार्था ने अपने स्केच में उस आदमी की बॉडी पर बनाए हुए थे। इसका मतलब साफ था कि अब बेन को भी एक स्पिरिट ने पजेस कर लिया है और इतने में ही वहां पर जूल्स भी आ गई थी, जो जब ये देखती है कि बेन पजेस्ड हो चुका है तो वो सब कुछ रोकने की कोशिश करती है, मगर बेन अब हवा में लेविटेट करने लगता है और जूल्स को उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार बताते हुए टॉन्ट करता है। साथ ही साथ वो ये बोलता है कि अब सारा नर्क की आग में जल रही है, उसकी स्पिरिट वहां है। इसका मतलब यही था कि 2002 में जो भी हादसा हुआ था उस दौरान सैरा यानी कि जूल्स की बड़ी बहन की मौत हो गई थी। तभी बेन अचानक बेहोश हो जाता है और ये सब सुनने के बाद जूल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से तो वो नशे करने लग गई थी। साथ ही साथ वो समझ गई थी कि जो स्पिरिट है वो बहुत ही पावरफुल है और इसलिए जब वुल्फ जूल्स से उस आत्मा से वापस कांटेक्ट करने को कहता है तो जूल्स उसे मना कर देती है। लेकिन वुल्फ जो कि असल में बेन का भाई भी था वो जूल्स पर गुस्सा करता है और अब गुस्से में जूल्स बाहर चली जाती है, जहां पर अब तक मैटी और एनी भी आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे को कार में किस भी कर रहे थे, जिसको देखकर जूल्स का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। मगर इस बात पर मैटी उससे ज्यादा बात नहीं करता। तब जूल्स अकेले में जाकर बैठ जाती है कि तभी वहां पर मार्था आती है जो कि जूल्स से बातें कर रही थी और तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में जूल्स बचपन से ही स्पिरिट्स को देख और सेंस कर सकती थी और इसी चीज को खेल बनाते हुए वो अपनी बहन सैरा के साथ स्पिरिट्स को बुलाकर उनसे बात करने की कोशिश किया करती थी। तब एक दिन सैरा ने जूल्स से अपने क्रश की आत्मा को उसके अंदर बुलाने के लिए कहा था, जो कि हाल ही में ही खत्म हुआ था। तब जूल्स ने उसे बुला तो लिया मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसको जूल्स कंट्रोल नहीं कर पाई और उस लड़के की स्पिरिट ने जूल्स की बॉडी के सहारे सैरा को मार दिया और उसकी स्पिरिट को अपने साथ लेकर चला गया। माइट भी वो उसका क्रश नहीं बल्कि कोई डीमन होगा। अब जूल्स उसके बाद से ही काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहकर नशे की आदी हो गई। ये सब जानने के बाद मार्था जूल्स को संभालती है और तब मार्था की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उसने वहां पर जूल्स और उसकी टीम को अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बुलाया है। मार्था असल में 3 महीने प्रेग्नेंट थी और सेम बात यहाँ पर उसी बारटेंडर की स्पिरिट ने भी बताई थी जूल्स को। इनफैक्ट जो व्यक्ति जूल्स को बार के अंदर लेने आया था उसने भी यही बताया था कि वहां पर प्रेग्नेंट लेडीज के साथ हमेशा गलत हुआ करता था।
अब इन सब के बारे में मार्था ने इयान को नहीं बताया था, क्योंकि इयान पहले से ही मार्था के पजेस्ड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था, और ऐसे में अगर उसको बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो और ज्यादा उसकी जान के लिए परेशान हो जाता। खैर, ये सब जानने के बाद जूल्स डिसाइड करती है कि वो मार्था की मदद करेगी, क्योंकि वो अपनी बहन की हेल्प तो नहीं कर पाई। इसलिए अब वो खुद उस सीक्रेट रूम में जाती है जो बेन को मिला था। अब वहां जाने पर उसे बहुत सारे बच्चों के खिलौने मिलते हैं जिन्हें सभी कैमरा से बाहर देख रहे थे। वो सब भी उन खिलौनों को देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं अब हम बेन को देखते हैं जो कि एक बार अचानक से उठता है और पोजेशन की हालत में मार्था के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं अब जूल्स के ऊपर भी एक डीमन ने हमला कर दिया था। तब जूल्स को बचाने के लिए मैटी आ जाता है, पर उस रूम का गेट लॉक्ड था। अब वहीं जब बेन को वुल्फ रोकने की कोशिश करता है तो बेन वुल्फ के ऊपर भी अटैक करने लगता है। तभी वहां पर एनी भी आ जाती है, जिसको देखकर अब बेन उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं हम जूल्स को नोटिस करते हैं जिसकी आंखें अब खुलती हैं तो वो उसी सीक्रेट रूम में थी जहां पर उसके हाथों पर कील ठोककर उसे जीसस क्राइस्ट की तरह दीवार से चिपका दिया गया था। लेकिन जूल्स अभी जैसे तैसे खुद को फ्री करके बाहर जाती है। अब वहीं हम बेन को देखते हैं जो कि अब एनी के साथ गलत काम करने वाला था, उसके कपड़े फाड़ रहा था। तभी अचानक से उसका हाथ एनी की पीठ पर बने उसी प्रोटेक्शन टैटू पर पड़ता है जिसको हमने नहाते टाइम देखा था। अब इसको छूते ही वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। सब समझ गए थे कि कहीं ना कहीं एनी का टैटू सच में वर्क कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद हम नोटिस करते हैं कि जूल्स के हाथों पर पट्टी कर दी गई थी क्योंकि उसे चोट आई थी और सभी हॉल में बैठे हुए थे। वहां पर एनी सबको बताती है कि वो टैटू उसके गांव में रिवाज के तौर पर बनाया जाता है, जिस पर उसे पहले तो भरोसा नहीं था, पर अब उसे इन सब पर भरोसा है। साथ ही साथ अब जूल्स भी डिसाइड कर लेती है कि वो किसी भी हालत में सब कुछ सही कर रहेगी, और इसलिए वो वापस वहां पर मॉन्क को बुलाती है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। अब वहां पर जब मॉन्क को सब पता चलता है कि इस बार जूल्स पैसे के लिए नहीं बल्कि सच में मार्था की हेल्प करने के लिए सब करना चाहती है, तो वो भी जूल्स और बाकी सबकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही साथ वहां पर हम मॉन्क की बातों से ये जान पाते हैं कि मॉन्क ने जूल्स को वो लॉकेट इसलिए ही दिया था ताकि वो अपनी पावर्स को और सही से इस्तेमाल कर पाए। बेसिकली उस लॉकेट ने उसकी पावर्स को एम्पलीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से शायद से वो स्पिरिट्स को देख सकती थी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि लॉकेट के मिलने के बाद जूल्स का सामना जितनी बार भी किसी स्पिरिट से हुआ था उसे सब कुछ एकदम रियल लग रहा था, जैसे कि वो किसी इंसान से बात कर रही हो। इनफैक्ट प्लेसेस भी उसके लिए बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी, जैसे कि बारटेंडर वाली जो स्पिरिट थी, और पूरा का पूरा बार बिल्कुल सही था। खैर, अब वहां पर पूरे एग्जॉर्सिज्म की तैयारी होती है और बेन को एक चेयर पर बांध दिया जाता है। अब जूल्स का काम यही था कि वो किसी तरह से उस स्पिरिट को समझाकर उसका वीकेस्ट पॉइंट ढूंढे और हमेशा की तरह उससे कांटेक्ट करके उसे वहां से जाने को कहे। साथ ही साथ बाकी सबसे भी मॉन्क प्रेयर्स करते रहने के लिए कहता है, जिसके बाद मॉन्क अब एग्जॉर्सिज्म को चालू करता है। अब वो स्पिरिट बेन के अंदर आ जाती है जो कि आते ही सबको उल्टा सीधा बोलते हुए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है, मगर जूल्स वहां पर किसी को भी उस पर ध्यान न देने के लिए कहती है और खुद भी अपने काम में लग जाती है। उसी वक्त वुल्फ कैमरा में नोटिस करता है कि बेन के सामने 3 औरतों की स्पिरिट थी, और तब जाकर जूल्स उनसे कांटेक्ट करके बताती है कि असल में वो तीनों उस स्पिरिट को बाहर निकालना चाहती हैं जो कि बेन के अंदर हैं, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही वो तीनों मारी गई थी। यानी कि ये जो स्पिरिट है वो बहुत ही भयानक आदमी की थी। और इसलिए आपको याद होगा कि जब मार्था पजेस होकर अपना सर दीवार पर मार रही थी तब उसने सिंगुलर वर्ड की जगह प्लूरल फॉर्म में कहा था, यानी कि हमें उसे बाहर निकालना है। खैर, तभी अचानक से ही उन 3 में से एक स्पिरिट मार्था को पजेस कर लेती है और उसे खींचकर बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां पर वापस से मार्था अपना सर बेसमेंट की एक दीवार पर मारते हुए रोने लग गई थी, जिसको देखकर अब जूल्स उस दीवार को तोड़ने के लिए बोलती है। और जब शॉकिंगली उस दीवार को तोड़ा जाता है तो उस जगह पर एक ऑपरेशन थिएटर और एक प्रोजेक्टर मौजूद होता है, जिसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा सहम गए थे। आगे जब उस प्रोजेक्टर को चलाया जाता है तब जाकर इस कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस खौफनाक कहानी के असली पत्ते, जहां पर हम 1970s के समय उसी बिजनेसमैन को देखते हैं जिसने वो घर खरीदा था। बाद में उसने खुद को गोस्ट कर लिया था, यानी कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन असल में वो बाहरी दुनिया से दूर रहकर घर के अंदर ही इस जगह पर प्रेग्नेंट लेडीज को लाकर उनके बच्चों को मार दिया करता था और बाद में उन्हें मारकर उनके वूम से फीटस को निकालकर कुमानथोंग बनाया करता, जो कि अब तक उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ उस बारटेंडर की वाइफ भी उसकी विक्टिम्स में से एक थी। अब उस बिजनेसमैन के मरने के बावजूद भी उसकी स्पिरिट आज तक वहीं पर थी, जिसे वो कुमानथोंग प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अब वहां पर जो कोई भी कपल आया करता उनके साथ तभी हॉरिफाइंग चीजें हुआ करती, और जब फीमेल प्रेग्नेंट हुआ करती तब तो और भी ज्यादा ये हॉन्टिंग्स बढ़ जाती थी। इसलिए मार्था और इयान के साथ ये सब हो रहा था।
वेल अब इन सब के बारे में जानने के बाद तो सबकी ही रूह कांप जाती है। सोच कर देखो कि ऐसे बच्चे को खत्म करना, फीटस को बाहर निकालना, उसे कुमानथोंग बनाना ब्लैक मैजिक कर बहुत ही खौफनाक है। अब यहाँ पर ये सभी समझ जाते हैं कि वहां पर असल में जो कोई भी उन 3 लेडीज की स्पिरिट के अलावा स्पिरिट है, यानी कि वो जो डिमोनिक स्पिरिट है वो कोई और नहीं बल्कि इसी घर का मालिक वो बिजनेसमैन था। और उस बिजनेसमैन की स्पिरिट असल में मार्था के बच्चे को भी कुमानथोंग बनाना चाहती है खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसको जानने के बाद सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। खैर तभी अचानक से जूल्स को कुछ याद आता है और वो उस दिन की रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहती है जब उनके घर में आने के बाद मार्था पहली टाइम पजेस हो गई थी और अपना दीवार वो सर पर मार रही थी। फिर उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद जूल्स उस दीवार को भी तोड़ने के लिए कहती है जिस पर मार्था ने पहली बार अपना सर मारा था। और तब जाकर वहां पर जूल्स को उन सभी बच्चों की लाशें मिलती हैं जिन्हें घर के मालिक ने जान से मार दिया था, जिनको देखकर सब और भी ज्यादा सहम चुके थे। साथ ही साथ अब उनको एक बात और याद आती है कि रात में इयान खुद भी स्लीप वॉकिंग करते हुए बाहर चला जाता था और बाहर बैठ जाया करता। और अब सभी लोग जब उस जगह पर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें उन औरतों की लाशें मिलती हैं जिन्हें घर के मालिक ने मारा था, यानी कि अंदर तो उनके फीटस थे जिनको कुमानथोंग बनाया गया और बाहर उनकी माँ की लाशें। ये सब मिलने के बाद तो अब मॉन्क एक बार वापस से रिचुअल को शुरू करता है ताकि वो उस घर के मालिक की आत्मा को बेन के अंदर से निकाल कर स्पिरिट वर्ल्ड में भेज पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिजनेसमैन जो था पावर की भूख में वो यहीं पर स्टक हो चुका था। अब क्योंकि इस बार उनके पास ढेर सारे इन्फॉर्मेशन, चीजें और अवशेष थे तो मार्था और बेन सही हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब उनको खोला जाता है वैसे ही अचानक से बेन वापस से सब पर हमला कर देता है। और अब क्योंकि किसी से वो संभल नहीं रहा था इसलिए जूल्स डिसाइड करती है कि वो खुद ही बेन के अंदर की स्पिरिट को अपने अंदर बुलाकर उस पर काबू करने की कोशिश करेगी। तब वो जल्दी से एक चौक से जमीन पर स्टार बनाती है जैसे कि वो बचपन में बनाया करती थी और कुछ चैंटिंग्स को करते हुए घर के मालिक की स्पिरिट को अपनी बॉडी में आने के लिए इन्विटेशन देती है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। घर के मालिक की स्पिरिट जूल्स के अंदर आ जाती है और खुद को तब तक संभालने की कोशिश करती है जब तक मॉन्क उस स्पिरिट को भेज न दे, जिस दौरान घर का मालिक जूल्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर इस बार जैसे तैसे करके जूल्स सब कुछ संभालती है और वो सारी स्पिरिट वहां से चली जाती हैं और तब जाकर सबको चैन की सांस मिलती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा स्केलेटन क्रू अब मार्था और इयान के घर से जा रहा था, पर जाने से पहले जूल्स आखिरी बार मॉन्क से मिलने के लिए कहती है, जो कि खुद भी अभी मार्था के ही घर में था। पर अंदर जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो मॉन्क अंदर बैठकर उन बच्चों की लाशों को खा रहा था जो कि उन्हें पिछली रात मिली थी। और अब वो भी जूल्स को वापस से उसकी बहन के बारे में याद दिलवाकर उल्टा सीधा बोलने लगता है। और तब एक बार वापस से जूल्स को उसकी बहन और उसका वो विजन आता है जब उन्होंने सैरा के क्रश को जूल्स के अंदर बुलाया था और उसी दौरान जूल्स ने बेकाबू होकर सैरा को ही जान से मार डाला। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर जूल्स हमेशा इस तरह से नशे की आदी हो गई थी। अब ये सब याद आने के बाद जूल्स बहुत डर जाती है और जब उसको होश आता है तो अभी भी वो उसी पेंटागन स्टार के बीच में लेटी हुई थी जो कि उसने पिछली रात बनाया था। मतलब जूल्स का घर के मालिक की आत्मा को हरा देना और सारी चीजें सही हो जाना, जूल्स ने जो कुछ भी देखा था वो सब उसी मालिक की स्पिरिट ने उसे जानबूझकर दिखा दिया। पर रियलिटी यही थी कि जूल्स वापस से बेकाबू हो गई थी और इस बार उसने एनी को छोड़कर बाकी सबको जान से मार डाला था। अब एनी को वो बस उसके टैटू की वजह से नहीं मार पाई। खैर तभी उसकी नजर सामने दीवार पर एक और खौफनाक मंजर पर बढ़ती है कि वहां पर मार्था लटकी हुई थी जिसको उसने जान से मार डाला था और मार्था का पेट फटा हुआ था, जिसका मतलब यही था कि जो घर के मालिक की स्पिरिट है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने मार्था के बच्चे को कुमानथोंग बना दिया शक्ति पाने के लिए। यानी कि ये सारी चीजें उसकी पहले से ही प्लान थी और इतने सारे कुमानथोंग उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे तो जूल्स को उसको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल था। ये सब देखने के बाद जूल्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है और बिल्कुल टूट जाती है कि तभी उसके सामने घर के मालिक की आत्मा आती है जो कि उसका मजाक बनाते हुए उसे हॉन्ट करती है और टॉन्ट करती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट लुक एट द डीमन, एक मलेशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये मूवी डायरेक्ट की थी ब्रेंडो ली ने। अब मूवी की जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, काफी ज्यादा नेगेटिव एंडिंग है इसकी। यानी कि यहाँ पर ये जो डिमोनिक स्पिरिट थी, बिजनेसमैन की स्पिरिट थी, वो जीत चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है उसको इतने सारे कुमानथोंग प्रोटेक्ट कर रहे थे जिसके चलते उसकी शक्ति काफी ज्यादा थी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और ऑलरेडी मैंने कुमानथोंग के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना। वो भी काफी ज्यादा स्केरी हॉरर एक्सप्लेनेशन है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए